अच्छा देखो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लेन एंगल। तो हमने प्लेन एंगल में डिस्कस किया था कि ये एक डायरेक्शन है और ये दूसरी डायरेक्शन है, और ये अगर मैं देखो ऐसे रखूं तो राइट नो एंगल क्या है, जीरो। और जब मैं इस डायरेक्शन को ऐसे चेंज करूंगा तो ये रोटेशन आएगी, और जब रोटेशन आएगी तो जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, प्लेन एंगल। और ये जो प्लेन एंगल यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला प्लेन एंगल 2D है। 2D मतलब ये एक सरफेस पे बनता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये प्लेन एंगल था। अब हम डिस्कस करेंगे एक और एंगल होता है जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। दो टाइप के एंगल होते हैं, वन इज अ प्लेन एंगल एंड अनदर इज अ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल होता है जो 2D है, और जो सॉलिड एंगल है वो 3D में है। तो अब सॉलिड एंगल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास देखो सॉलिड एंगल क्या है। मेरे पास एक ये 3D बॉडी है, 3D बॉडी। अब ये जो 3D बॉडी आपको नजर आ रही है, इसका मैंने यहां से एक सरफेस लिया। पहले मैं दो लाइन से ले रहा था, दो डायरेक्शन ले रहा था। अब मैंने क्या लिया, 3D बॉडी है और 3D बॉडी का एक सरफेस लिया। उस सरफेस को मैंने देखा कि सेंटर पे वो जब काट रहा हूं तो वो जो सरफेस है, इसका देखो मैंने ये पीस निकाला। तो अगर आप ध्यान से देखो अंदर भी एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है अंदर एक एंगल बन रहा है। हाँ जी। तो ये जब मैंने ये पीस ऐसे निकाला तो ये अंदर ये सर्फेसेस आपस में क्या कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। और ये जो सर्फेसेस आपस में एंगल बना रहे हैं, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो है वो एक 3D स्पेस में बनता है। एक जो 3D रीजन है उसमें जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल is the three-dimensional angle suspended by a given surface at a specific point. तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जब एक 3D जो एक अरेंजमेंट है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एंगल बनाता है, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज योर सॉलिड एंगल। दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल, एंड इट इज मैथमेटिकली द रेशो, it is mathematically the ratio of the intercepted surface area. It is the ratio of intercepted surface area of a sphere to the square of radius of that sphere. तो अगर मैंने इसका सॉलिड एंगल, अगर मैंने सॉलिड एंगल निकालना है तो ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है कि इट इज द इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो जब मैंने प्लेन एंगल डिफाइन किया था तो मैंने सर्कल की हेल्प ली थी। हमने कहा था कि जब हम प्लेन एंगल डिफाइन करते हैं तो हमने क्या, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री की थी, प्लेन एंगल किया था, तो मैंने सब कुछ कहाँ से स्टार्ट किया था, सर्कल से। तो सर्कल एक 2D फिगर होगी, और मैंने कहा था कि ये एक रेफरेंस लाइन होगी, और फिर ये डायरेक्शन से मैंने यहाँ से ये ऐसे घुमाया, तो ये जो न्यू डायरेक्शन आई, इनके बीच में जो रोटेशन हुई, ये मेरा क्या हो गया, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए मैंने जो ज्योमेट्री उठाई थी वो सर्कल था। सॉलिड एंगल को डिफाइन करने के लिए जो मैं ज्योमेट्री उठाऊंगा वो स्फीयर है। वो क्या है, एक स्फीयर। तो हम जब प्लेन एंगल को डिफाइन करते हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्कल, और जब हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं वी डिफाइन इट ऑन द बेसिस ऑफ अ स्फीयर। अब देखो मेरे पास ये फुटबॉल, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। अब इस स्फेरिकल बॉडी में से मैंने ये लेट्स से ये जितना व्हाइट वाला पोर्शन है इतना एरिया ले लिया। जो व्हाइट वाला पोर्शन है मैंने इतना क्या किया, एरिया ले लिया। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये सेंटर ऑफ स्फीयर पे कुछ एंगल बना रहा है। ये जो एरिया है ये सेंटर ऑफ स्फीयर पे क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। वो जो एंगल ये सेंटर ऑफ स्फीयर पे बना रहा है उस एंगल को मैं क्या कहूंगा, सॉलिड एंगल। तो एक सर्कल था, उसमें मैंने दो डायरेक्शंस ली, और मैं वो सर्कल के अलॉन्ग सेंटर से घूम रहा हूं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, प्लेन एंगल। अब एक स्फीयर है, उस स्फीयर के ऊपर मैंने एक सरफेस लिया। उस सरफेस को मैंने देखा कि वो जो सरफेस है, वो सारा जो सरफेस है, ये सरफेस का जो सरकमफ्रेंस है आपको नजर आ रही है वाला, ये आउटर जो जगह सारी नजर आ रही है, ये वाला जो बाहर वाला पोर्शन है, ये सारा सेंटर के ऊपर क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। वो जो एंगल बना रहा है उस एंगल को मैं क्या नाम दूंगा, सॉलिड। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये स्फेरिकल अरेंजमेंट है, 3D स्फीयर है ये, ठीक है। इसका मैंने ऊपर टॉप पे ना एक एरिया ले लिया।
जैसे वो मैंने फुटबॉल के ऊपर एक वाइट पोर्शन लिया था, ऐसे ही मैंने ये स्फीयर के बिल्कुल टॉप सरफेस पे मैंने कोई एरिया लिया। हाँ जी, ठीक है। अब वो जो मैंने एरिया लिया, अगर मैं यहाँ पे ये जो आपके ये कॉर्नर्स हैं, अगर मैं इनको ध्यान से देखूं, देखो ये वाली साइड ऐसे, ये पूरा एक सरफेस सेंटर की तरफ आ रहा है। ऐसे अगर मैं ध्यान से नोटिस करूँ, ये यहाँ से ये पूरा एक सरफेस जो है ये सेंटर की तरफ आ रहा है। ऐसे ही टॉप से भी एक सरफेस सेंटर की तरफ आ रहा है, एक नीचे से भी। तो ऐसे सरफेस, ऐसे पूरा सरफेस कहाँ को आ रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे मैंने अभी वो वाटरमेलन में आपको दिखाया था कि ऐसे सरफेस कहाँ जा रहा था? सेंटर की तरफ। ऐसे ये पूरा सरफेस किधर को जा रहा है? सेंटर की तरफ। और जब सरफेस सेंटर की तरफ जा रहा है, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपके पास रीजन है, ये वाला जो आपके पास रीजन है, ये जो सरफेस के बीच में, वो सारे सरफेसेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को मैंने क्या नाम दिया? उस एंगल को मैंने नाम दिया सॉलिड एंगल। दैट एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। समझ में आया सॉलिड एंगल क्या है? कि एक 3D रीजन है और मैंने एक स्फेरिकल रीजन लिया, उसका जो गिवन आउटर सरफेस है, एक पोर्शन लिया, वो पोर्शन सेंटर पे क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है। वो जो पोर्शन सेंटर पे एंगल बना रहा है वो क्या है? मेरा सॉलिड एंगल है। वो जो पोर्शन है वो एक एरिया है, वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो सेंटर पे एक एंगल बना रहा है। उस एंगल को हमने क्या नाम दिया? उसको हमने सॉलिड एंगल का नाम दे दिया। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। और हम सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल, दैट इज ओमेगा, इस सिंबल के साथ। तो वी रिप्रेजेंट सॉलिड एंगल बाय दिस सिंबल एंड दिस सिंबल इज नोन एज ओमेगा। जैसे मैं प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करता था बाय थीटा, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय ओमेगा। अच्छा, अब ना ये कुछ ग्रीक लेटर्स हैं जो हम सिंबल की तरह यूज करते हैं। तो मेरे पास ओमेगा जो है ये दो टाइप का है। अपर केस ओमेगा एंड लोअर केस ओमेगा। तो मेरे पास दो टाइप के ओमेगा हैं, एक अपर केस, एक लोअर केस। मतलब कैपिटल ओमेगा एंड स्मॉल ओमेगा। अपर केस मतलब कैपिटल, लोअर केस मतलब स्मॉल। अपर केस ओमेगा को मैं ये वाले सिंबल, ये आपने यूज किया हुआ जब आपने इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस निकाली थी आप, ओम, तो वहां पे आप ये सिंबल यूज करते थे। इस सिंबल को, ये वाला जो ओम वाला सिंबल है, इसको वैसे हम क्या बोलते हैं? ओमेगा। पर कौन सा ओमेगा? अपर केस, कैपिटल। और ऐसी एक और ओमेगा भी है जो हम अभी भी यूज करेंगे, एंड दैट इज दिस। ऐसे डब्ल्यू लेके थोड़ा सा घुमा दो, डब्ल्यू लेके थोड़ा सा घुमा दो, तो दिस इज योर लोअर केस ओमेगा। तो दो ओमेगा है। तो आप जब पढ़ोगे ना, तो आप नोटिस करोगे दो ओमेगा आएंगे, तो आप कहोगे यार दो ओमेगा। तो एक अपर केस है, एक कैपिटल है, और एक आपका लोअर केस है, स्मॉल है। इसको भी मैंने रोटेशन में यूज करना है। इसको अभी मैं यूज कर रहा हूं कहां पर? सॉलिड एंगल डिफाइन करने के लिए। एंड ये जो ओमेगा है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सरफेस। एरिया ऑफ द सरफेस, ये जो आप सरफेस देख रहे हो, ये वाला जो आपने सरफेस लिया, ये वाला, ये जो पूरा आपने सरफेस टॉप ये उठाया था, ये पूरा का पूरा एरिया जो आपने उठाया था, ये पूरा एरिया डिवाइडेड बाय ये जो आपका वो जो सरफेस है उसका सेंटर से जो रेडियस आ रहा है, जो सेंटर से लाइन आ रही है, तो डिवाइडेड बाय योर आर स्क्वायर। तो दिस इज योर फॉर्मूला। अब वो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। उसमें क्या था? वो सर्कल का जो आर्क था, सर्कल का जो आर्क था, और रेडियस। यहां पे अब स्फीयर है, तो स्फीयर के ऊपर क्या आ रहा है? एरिया। स्फीयर के ऊपर क्या आ रहा है? एरिया। और नीचे क्या हो गया? आर स्क्वायर। नीचे क्या आ गया? आर स्क्वायर। क्योंकि देखो एरिया में ना दो चीजें होती है, लेंथ ब्रेथ, मतलब दो दो डिस्टेंसेस होते हैं ऐसे, तो नीचे भी वो डबल हो जाएगा। तो जैसे वो आपके पास प्लेन एंगल था, तो उसमें सिर्फ लेंथ थी, तो वो लेंथ ओवर आर स्क्वायर। अब एरिया है, तो दो बार एरिया में अगर आप कभी भी देखो, तो वो दो बार लेंथ ब्रेथ, या आपके पास अगर पाई आर स्क्वायर, मतलब दो बार वो लेंथ मल्टीप्लाई होती। तो नीचे भी उसी को हमने साथ में इनकॉर्पोरेट किया, तो आर स्क्वायर के साथ क्या कर दिया हमने? डिवाइड। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। हाँ, दो सरफेस ऐसे हैं, और एक ना ये ऊपर से, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ साइड वाले बनाए हैं। हाँ, ऑपोजिट भी हैं, ऐसे चार सरफेस आ रहे हैं। हाँ, ऐसे चार सरफेस आ रहे हैं। और एक्चुअली पता क्या होता है? जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये लिया ना, ऐसे सरफेस बनाया। एक्चुअली होता क्या है, जब मैं ये इसके ऊपर कोई भी सरफेस लूंगा,
तो उसको जब आप नीचे लोगे ना तो अल्टीमेटली एक कॉनिकल शेप बनेगा, एक कोन टाइप फिगर बनेगी। तो हम जनरली ये सॉलिड एंगल को कोन व्यू ऑफ कोन ऑफ व्यू भी कहते हैं। कोन ऑफ व्यू का मतलब जैसे टेलीस्कोप है, आप टेलीस्कोप ऐसे खोलो, ऐसे वो टेलीस्कोप खोल के आप देखते हो, तो जब टेलीस्कोप देखते हो तो आपको जितना काय दिख रहा है, जितना रीजन दिख रहा है, वो सारा जो रीजन है वो एक अगर कोन की तरह आपके आंखों की तरफ आएगा, तो वो जो कोन का एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे। तो क्या कहेंगे हम? सॉलिड एंगल कहेंगे। तो हम सॉलिड एंगल को हम कोन ऑफ व्यू भी कहते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है ये बात? तो ये समझ में आ गई? हाँ जी। नहीं नहीं, ये वाला सिंबल अपर केस है और ये वाला सिंबल लोअर केस है। बाकी बाकी आपके कहने का मतलब कि मतलब पेपर में मेरे को कौन सा लगा, मैंने कौन सा लगाना है? नहीं नहीं, वो क्या होता है कि ये ना हमने सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए नाम दिए हुए हैं। जैसे सॉलिड एंगल के लिए हमने ये सिंबल यूज किया हुआ है। तो जब भी सॉलिड एंगल करना है तो मैं ओमेगा कहूंगा तो हम यही यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला ओमेगा है। ठीक है, और आगे जहां पे रोटेशन आएगी वहां पे जब मैंने कुछ पढ़ना है तो मैं वहां पे इसको यूज करूंगा। तो वो ये सिर्फ एक सिंबल है, जैसे घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ तो हमने उसका नाम रखना है सोनू मोनू, तो इस तरीके से हमने कोई मतलब एक पर्टिकुलर सिंबल दे दिया ताकि हमें बार बार सॉलिड एंगल ना लिखना पड़े। ठीक है, तो हम इसको जनरली ओमेगा ही बोलेंगे, पर वैसे ये कौन सा ओमेगा है? अपर केस। दूसरा कौन सा है? लोअर केस। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। नहीं नहीं, ये इस पे नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा। ये जो है ये कहीं और लगेगा, मतलब ये अलग चीज है। हाँ जी, ठीक है जी। ये मतलब दिस इज नॉट फॉर योर सॉलिड एंगल, ये हम कहीं और यूज करेंगे। इसको हम यूज करते हैं फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको मैं कहाँ यूज करूंगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए वहां पे यूज करूंगा। पर ये याद रखना है कि वहां पे भी ओमेगा वर्ड आएगा, तो आप कहोगे सर दो दो ओमेगा कैसे आ गए? तो बेसिकली दो ओमेगा इसलिए क्योंकि ओमेगा एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। तो ये वाला आपका कैपिटल ओमेगा। हाँ जी, ये ठीक है। ये समझ में आ गया फील्ड ऑफ व्यू? ठीक है। जैसे देखो अगर मैं ये कोन लूं तो देखो ये बेसिकली साइड्स ही है, बस वो गोल हो गई। मतलब जैसे एक स्केयर है तो स्केयर की चार साइड्स हैं, एक पेंटागन की पांच साइड्स हैं, एक हेक्सागन की जो है वो छह साइड्स हैं, एक आपके पास है ऑक्टागन की आठ साइड्स हैं। अच्छा, ऐसे आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ ना, तो आप क्या नोटिस करोगे? अल्टीमेटली वो एक सर्कल बन जाएगा। अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा? एक सर्कल। तो मैं अगर एक इरेगुलर एरिया उठाऊंगा तो वो ऐसे साइड्स बनेगी, जैसे मैंने इरेगुलर एरिया उठाया। पर अगर मैं रेगुलर एरिया उठाऊंगा तो वो ऐसे कोन कोन की तरह बनेगा। जनरली जब मैं डेफिनेशन दूंगा तो एक पर्टिकुलर, जैसे अब देखो आप जब एंगल बनाते हो, आप ट्रायंगल में भी तो एंगल बनाते हो, आप क्वाड्रिलेटरल में भी एंगल बनाते हो, पर जब मैंने एंगल को डिफाइन किया तो मैंने हेल्प किसकी ली? सर्कल की। ऐसे ही यहाँ पे भी ये इरेगुलर सर्फेसेस होंगे, वो इरेगुलर सर्फेसेस सॉलिड एंगल बनाएंगे। पर जब मैं डिफाइन करूंगा तो डिफाइन करने के टाइम मैं किसकी हेल्प लूंगा? एक पर्टिकुलर फिगर, वो कौन सी है? स्फीयर। तो मैं स्फीयर के हेल्प से लूंगा, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा वो जो सरफेस होगा वो कोन ही बनाएगा, जरूरी नहीं है। ऐसे ही जैसे आप जब एंगल पढ़ते हो तो जरूरी थोड़ा ना कि हर टाइम सर्कल में पढ़ते हो, आप ट्रायंगल में भी तो एंगल बनाते हो, तभी वो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम बनाते हैं वहां पर सर्कल तो होता ही नहीं। आप स्केयर में भी तो एंगल बनाते हो, आप रेक्टेंगल में, आपके पास पेंटागन है, तो उन सब में एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल को हम कहीं पे भी यूज कर रहे हैं दो लाइंस के बीच में, पर डिफाइन करने के टाइम हम किसकी हेल्प ले रहे हैं? सर्कल की। ऐसे यहाँ पे हम किसकी हेल्प ले रहे हैं? एक पेयर की। हाँ जी, क्लियर है? ये समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हमने देखा कि कोन ऑफ व्यू बन रहा है, ठीक है ना? एक मतलब अगर मैं पेयर के ऊपर एक सरफेस लूं तो एक ऐसे कोन बन के आ रहा है, मतलब जैसे ये कोन बन के आ रहा है जो सेंटर पे क्या कर रहा है? एंगल। और ये जो फेस है, इस फेस के अंदर एक एंगल बन रहा है, उस ये फेस अंदर जो आप फेस देख रहे हो इसमें एक एंगल बन रहा है, उस फेस को मैंने क्या नाम दिया? सॉलिड एंगल का नाम दे दिया। तो अब होता क्या है पेपर में ना, हमें सॉलिड एंगल बहुत डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि हम अभी छोटी क्लास में हैं। जनरली कोई बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन भी नहीं करता, जनरली टीचर ना निकाल देते हैं ऐसे ही कि लोड नहीं है। पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सारी दुनिया ना 3D देख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये पूरा स्पेस जब देख रहा हूं तो ये 3D है। तो जब मैं किसी रीजन को देख रहा हूं ना तो वो सारा रीजन मेरे आंखों में एंगल बना रहा है, और वो जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है? सॉलिड एंगल। तो हमें ये पता होना चाहिए, हम ये पता होना चाहिए कि सॉलिड एंगल कैसे बनता है। और अगर मैं यहाँ पे एक पूरा स्फीयर लूं तो पूरे स्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे एक पूरे
सर्कल में मैं जाता हूं, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता हूं, तो मेरा 360 डिग्री बनता है, जिसको मैं 2 पाई रेडियन बोलता हूं। ऐसे ही था ना, जब मैं एक पूरे सर्कल में घूमता हूं, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता हूं, तो मेरा जो एंगल है वो कितना बनता है, 360 डिग्री, या उसको मैं क्या कहता हूं, 2 पाई रेडियन। ऐसे ही जब मैं पूरे स्फीयर पे घूमूंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं ना 3D में, अगर मैं पूरे आसपास रीजन को देख लूं, तो मैं एक पूरा स्फेरिकल रीजन देख रहा हूं। मतलब मैं अगर अपने आसपास पूरा एक रीजन देखूं, मेरे आसपास का पूरा रीजन अगर मैं देखूं, तो वो क्या हो गया, एक स्फेरिकल रीजन हो गया। अगर मैं 3D के हिसाब से देखूं कि मेरी आईज जो है वो लेटे से 1 मीटर तक यहां देख सकती हैं, फिर 1 मीटर यहां देख सकती हैं, 1 मीटर यहां देख सकती हैं, 1 मीटर इधर, 1, तो मेरी आंखें अगर 1 मीटर तक देख सकती हैं यहां, तो ये यहां की जगह, हर जगह मेरी आंखें 1 मीटर तक देख सकती हैं, और वो पूरा का पूरा रीजन एक क्या बन जाएगा, एक स्फीयर, क्योंकि मैं हो गया सेंटर पे और मेरी आंखें पूरे 1 मीटर का रीजन देख रही हैं, तो मेरे को पूरा जो रीजन नजर आ रहा है वो क्या है, एक स्फीयर। और अगर मैं उस पूरे स्फीयर को सॉलिड एंगल में डिफाइन करूंगी, उस पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना बनेगा, तो एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो एक पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना बनेगा, 4 पाई। कितना बनेगा, 4 पाई। तो हमारे पास आ गया फॉर 1 कंप्लीट स्फीयर, अगर मैं पूरे कंप्लीट स्फीयर की बात करूं, तो फॉर 1 कंप्लीट स्फीयर जो मेरा सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना बन गया, दैट इज एरिया कितना बन गया, 4 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। सो दैट इज 4 पाई, दैट इज 4 पाई। और प्लेन एंगल का हमने यूनिट क्या रखा था, रेडियन। ठीक है, इसका जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन, इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट। तो ये रेडियन के आगे मैंने स्टी लगा दिया, स्टीरेडियन। तो रेडियन के आगे मैंने स्टी लगा दिया। देखो पता है क्या, अभी ना हमारे पास थोड़ा टाइम है, अभी तो आपके स्कूल शुरू होने हैं। हाँ जी, आज हो गए, अभी होने हैं, आपके हो गए, फर्स्ट से होने हैं। तो हम ना अभी थोड़ी वो बातें समझ सकते हैं जो फिजिक्स को ना अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी ना उतनी आपको फिजिक्स अच्छी लगेगी। अगर रट्टा मार के करोगे तो फिर ऑब्वियसली जैसे सब कहते हैं कि यार बोरिंग है, तो फिर वो यार डराती है, डराती इसलिए क्योंकि आप समझ नहीं रहे, आप उसको फील नहीं कर रहे। अगर आप फील करके पढ़ोगे ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये सॉलिड एंगल है, किसी को पूछोगे वो कहेगा यार सॉलिड एंगल लैंड है यार, ये तो बड़ी डरावनी, ये डरावनी। अब कैसे डरावनी, अगर आप एक एरिया को देख रहे हो, वो एरिया आपकी आंखों में क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, लाइंस के बीच में एंगल, प्लेन एंगल। वो एरिया जो एंगल बना रहा है वो कौन सा एंगल हो गया, सॉलिड एंगल। ठीक है, बेसिक बातें तो उसकी समझ ही सकते हैं। एक पूरे सर्कल का जो आपका गिवन थीटा है वो क्या है, 2 पाई रेडियन। तो पूरे स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना हो गया, 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई STE आगे लगा देंगे, स्टेरेडियन। और ये जो स्टेरेडियन है इसको मैं ऐसे SR के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे मैं रेडियन को RAD से लिखता था, तो रेडियन को मैं RAD के साथ लिखता था, तो स्टेरेडियन को मैं SR के साथ लिख सकता हूं। हाँ जी, ठीक है। तो अभी मैंने एक बात बोली, मैंने बोला कि जनरली जब आप वो ऐसे स्फीयर का सरफेस देखते हो, तो वो जो स्फीयर का सरफेस आप देखते हो वो आपकी आंखों में एक कॉनिकल सा व्यू बनाता है, तो हम उसको कोन ऑफ व्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक जनरली हमें जो क्वेश्चन आएगा, अभी +1 में नहीं आएगा सॉलिड एंगल के साथ रिलेटेड क्वेश्चन, +2 में जब हम पढ़ेंगे जनरली आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम स्पेस को पढ़ेंगे। तो जब हम स्पेस को पढ़ेंगे वहां पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये 3D एंगल का थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा, तो हम उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि ना अगर अभी आप सुन लोगे और फिर आगे जाके आप उसको फिर दोबारा देखोगे तो ब्रेन में ना वो चीज प्रॉपर, हाँ अगर आपने अगले साल जाके बस न्यूमेरिकल करते देखी, तो वो चीज दिमाग, आज कुछ देखा उसको दोबारा से देखा, दोबारा से पढ़ा, तो वो दिमाग में पक्की हो जाती। तो अभी हम एक इसका कंसेप्ट करेंगे। अब देखो मेरे पास ये जैसे एक कोन है, अभी हमने दिखाया कि कोन के अंदर वो जो पूरा कोन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये उसके जो सरफेस हैं ये वाले, उनके बीच में ये आपका सॉलिड एंगल बन रहा है, ये ऐसे सॉलिड एंगल बन रहा है। हाँ जी, बन रहा है सॉलिड एंगल। अब ये एक पर्टिकुलर कोन है, अगर मैं इस कोन को ध्यान से देखूं,
तो इस कोन का ये वाला जो रीजन है, ये इसका बेस है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला इतना पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये इसका क्या है, ये बेस है। तो आपको बेस नजर आ रहा है, और ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली चीज, ये इसकी क्या है, ये इसकी हाइट है। तो आपको ये बेस नजर आ रहा है, हाइट नजर आ रही है। हाँ जी, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक ये बेस को देखूं, तो ये जो बेस है ये एक रेडियस, नीचे कोन का रेडियस हो गया। हाँ जी, ठीक है। और अगर मैं यहां से, तो ये अगर मैं नोटिस करूं तो ये मेरी क्या होगी, हाइट, ये हाइट बन गई। हाँ जी, ठीक है। और अगर मैं ये वाली जगह को देखूं, तो ये आपकी स्लांट हाइट बन गई, एल। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ट्रायंगल बन गया, देखो, क्योंकि मैंने कोन का सेंटर उठाया, मैंने ऊपर एपेक्स, और एपेक्स से मैं सिर्फ कहां जा रहा हूं, सेंटर, और एपेक्स से सेंटर जा रहा हूं, तो ये कोन का मेरा क्या आ गया, सेंटर। और फिर मैंने ये लाइंस बनाई हैं, ये मैंने हाइट को और ये स्लांटिंग हाइट को इनको जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल। अब जब ये ट्रायंगल बन गया, तो ये ट्रायंगल के बीच में ना ये जो एंगल बना, ये वाला, ये एंगल आपका प्लेन एंगल है। ये ट्रायंगल के बीच में एंगल बना। हाँ जी, ठीक है, ये एंगल ट्रायंगल के बीच में बना, तो ये आपका प्लेन एंगल है। और अगर मैं इस कोन का, ये जो आपका ये नीचे ये एरिया बन रहा है, अगर मैं इस कोन का सॉलिड एंगल निकालना चाहता हूं कि यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, तो वो जो सॉलिड एंगल होगा इसको आपने याद रखना, मतलब ये फॉर्मूला हम ड्राइव नहीं करेंगे, हमने याद रखना है। तो वो जो हमारा सॉलिड एंगल बनेगा, दैट विल बी 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बात है कि सर आप कोण क्यों लेके बना रहे हो, तो अभी मैंने बताया कि जनरली मैं स्फेरिकल रीजन देखूंगा, उस स्फेरिकल का एक पोर्शन देखूंगा, वो जो पोर्शन होगा वो मेरे आंखों में एक कॉनिकल व्यू बनाएगा। वो जो कॉनिकल व्यू मेरे आंखों में बन रहा है, अगर मैं उस कोण को समझ पाया, तो मैं उस कोण के हेल्प से ये सॉलिड एंगल निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसमें थीटा समझ में आ गया क्या है। वो जो कोण बन रहा है, उस कोण के एपेक्स से जो आपका नीचे बेस है उसका सेंटर, और जो आपकी हाइट और जो आपकी स्लांटिंग हाइट, उनके बीच में वो तीन लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल में जो ये एपेक्स वाला और स्लांटिंग हाइट, ये जो है इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये आपका कौन सा एंगल हो गया, प्लेन एंगल। और ये जो प्लेन एंगल है, जनरली मेरे को एच एंड आर दिए होंगे, स्लांटिंग हाइट कम दी होती है, जनरली मेरे को कोन का दिया होगा, एक हाइट दी होगी, एक मेरे को ये दिया होगा गिवन आर। तो आप यहाँ पे कॉस थीटा, अगर आपने कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया एच बाय एल। हाँ जी, ठीक है। और एल अगर निकालना है, तो ये आपके पास आ जाएगा एच स्केयर प्लस आर स्केयर अंडर रूट। हाँ जी बेटा, जो थीटा हम यहाँ पे नहीं, पर हम हमें जनरली जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये वाला एंगल जनरली दिया होगा, और अगर एंगल नहीं दिया होगा तो ये वाले पैरामीटर्स दिए होंगे। तो हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। ऐसे भी ऊपर टॉप से एंगल निकालना थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, और वैसे भी देखो ये थीटा भी टॉप से है और ये भी वहीं पे है जहां पे थीटा ले रहे हैं, तो हम जनरली इसी फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे। हाँ जी, क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस समझ में आ गया, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस समझ में आ गया क्या है। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारा गिवन एंगल का कंसेप्ट है। क्लियर है जी सारे। तो हम आप एक नेक्स्ट स्टार्ट करांगे, दैट इज ग्राफ्स। ठीक है, यहां क्लियर है सबको। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स। तो ग्राफ्स बेसिकली क्या है, ग्राफ्स बेसिकली एक मेथड है जिसमें आप दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करते हो। यू हैव टू क्वांटिटीज एंड यू कंपेयर दोज टू क्वांटिटीज। जैसे फिजिक्स में सपोज एक बॉडी अभी रेस्ट पे है, आपने उसको मोशन दे दिया, तो बॉडी आगे जा रही है। तो जब वो आगे जा रही है तो वो एक पर्टिकुलर, आप जैसे, अब जैसे मैं हूं और मेरा फ्रेंड है, मैं खड़ा हूं और मेरा फ्रेंड चलना शुरू हो गया, तो मैं अब उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देख रहा हूँ कि यार वो कहाँ जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी वो मेरे से 1 मीटर दूर चला गया, अभी वो मेरे से 2 मीटर दूर चला गया, अभी मेरे से 3 मीटर दूर चला गया, अभी मेरे से 4 मीटर दूर चला गया। तो मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ, तो मैं हो गया ऑब्जर्वर। मैं कौन हो गया, ऑब्जर्वर। मेरा दोस्त हो गया वो ऑब्जेक्ट, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। और विद टाइम ये मैं घड़ी के साथ देख रहा हूँ कि यार अभी ये मेरे से 1 मीटर दूर चला गया, अभी ये मेरे से 2 मीटर दूर चला गया, मेरे से 3 मीटर दूर चला गया। तो मैं विद टाइम देख रहा हूँ कि वो मेरे से कितना दूर, मतलब उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है।
तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज आ गई, एक वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और एक टाइम, कि कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अब मेरे पास दो क्वांटिटीज आ गई कि हाउ मच डिस्टेंस ही इज ट्रेवलिंग इन गिवन टाइम। तो मैंने टाइम को और डिस्टेंस को कंपेयर करके एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन की, उसको पिक्चर के फॉर्म में मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, एक डायग्राम के, एक पिक्चर के फॉर्म में मैंने, एक विजुअल के फॉर्म में मैंने उसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया। उस चीज को हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। तो ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, दो दो क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है एक्स और दूसरी होती है वाई। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज होगी, एक हमारे पास एक्स क्वांटिटी होगी, एक हमारे पास वाई क्वांटिटी होगी। और ये जो वाई है, दिस डिपेंड्स ऑन एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो y है वो x पे क्या कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है। तो y डिपेंड्स ऑन x। मेरे पास ये दो क्वांटिटीज होंगी x एंड y, और जो y है वो x पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो y डिपेंड्स ऑन x। हाँ जी, क्लियर है ये बात, समझ आ गई। अच्छा, अब मैं इन दोनों को, इस y की x के ऊपर डिपेंडेंस को दिखाना चाहता हूं, उसके लिए मैं ये ग्राफ की हेल्प लूंगा। तो इसमें मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं ऐसे दो लाइंस बनाता हूं, एक मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और फिर एक मेरे पास ये वर्टिकल लाइन होगी। तो मैं यहाँ पे ये दो लाइंस बनाता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक वर्टिकल लाइन होगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मैं प्लॉट करता हूँ एक्स, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मैं प्लॉट करता हूँ एक्स, और वर्टिकल लाइन के ऊपर मैं प्लॉट करता हूँ वाई। तो मेरे पास ये दो आ गई, एक हॉरिजॉन्टल आ गई, एक वर्टिकल आ गई। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने एक्स प्लॉट किया, वर्टिकल पे मैंने वाई प्लॉट किया। अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि फॉर अ गिवन एक्स मेरा वाई कितना है। यहाँ पे मैंने एक्स को प्लॉट कर दिया, यहाँ पे मैंने वाई को प्लॉट कर दिया। तो मैंने नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर एक्स पे मेरा वाई कितना है। तो मेरे पास आ गया कि एक ये मेरा एक्स था और उस एक्स पे ये मेरा वाई है। तो मैंने ये दोनों के साथ ऐसे करके एक पॉइंट बनाया। ये वो पॉइंट है जो आपको बता रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्स पे, ये वाले एक्स पे, ये आपका क्या है, वाई है। एक पर्टिकुलर एक्स पे आपका वाई कितना है, तो उसका आपने ऐसे क्या बनाया, पॉइंट बनाया। तो अब ऐसे आपने क्या किया, अब आपने ऐसे बहुत सारे अलग अलग, जैसे एक एक्स पे एक वाई ले लिया, फिर दूसरे एक्स पे दूसरा वाई ले लिया, तीसरे एक्स पे तीसरा वाई ले लिया, चौथे एक्स पे चौथा वाई ले लिया, पांचवें एक्स पे पांचवा वाई ले लिया। तो आपने अलग अलग एक्स पे अलग अलग वाई ले लिए। तो जो आपने अलग अलग एक्स पे अलग अलग वाई ले लिए, तो आपके पास ऐसे ग्राफ पे ऐसे पॉइंट्स आए। ग्राफ पे ऐसे आपके पास क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए, ऐसे पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स आ गए, ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स आ गए। अब आप इन पॉइंट्स को जोड़ोगे, इन पॉइंट्स को क्या करोगे आप, कनेक्ट करोगे। और जब आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी जो स्ट्रेट भी हो सकती है, जो कर्व्ड भी हो सकती है। जब आप इन पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक लाइन। और वो जो लाइन होगी वो स्ट्रेट भी हो सकती है और वो कर्व्ड भी हो सकती है। और वो जो लाइन आपको मिलेगी, उस लाइन को देख के आपको आइडिया लगेगा कि वाई और एक्स आपस में कैसे डिपेंड कर रहे हैं। लाइन को देख के क्या होगा, मेरे को एक आइडिया लगेगा। क्या आइडिया लगेगा, कि वाई और एक्स आपस में कैसे कैसे रिलेट हो रहे। तो ये जो ग्राफ है, इसकी बेसिकली सिग्निफिकेंस ये होती है कि आपको ऐसे एग्जामिनर ऐसे ग्राफ दे के इसमें एक लाइन बना के देता है। क्या बना के देता है, लाइन। वो लाइन स्ट्रेट हो सकती है, वो लाइन कर्व्ड हो सकती है। उस लाइन की खासियत ये होती है कि उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स एक्स और वाई के आपस में रिलेशन बताते हैं। तो मेरे पास लेट अस से मैंने ये सारे पॉइंट्स जोड़े सपोज, और मैंने जब जोड़ा तो मेरे को ये ऐसी एक लाइन मिल गई। मैंने सारे पॉइंट जोड़े, ऐसी लाइन मिल गई, ये ऐसी लाइन मिल गई। तो इसमें बेसिकली मेरे को एग्जामिनर क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि यार अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये वाला पॉइंट लेता हूं, तो ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूं, इस पॉइंट पे, इस एक्स पे ये वाई, मतलब इस पॉइंट पे जब एक्स की वैल्यू ये वाली है, ये वाली एक्स की वैल्यू है, उस टाइम ये आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखो ग्राफ के ऊपर पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लिया, तो जब ये वाला आपका एक्स है, जब आपका ये वाला एक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो आपके एक्स एट अ गिवन एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। एक गिवन एक्स पे वाई की क्या वैल्यू है, वो इस ग्राफ के ऊपर जो आप ले रहे हो पॉइंट्स, वो बता रहे हैं।
और ये जो ग्राफ के ऊपर आप जो पॉइंट्स ले रहे हो, ये पॉइंट्स स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ये पॉइंट्स कर्व्ड लाइन भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये? तो अब कौन सी चीज कैसे रिप्रेजेंट करेगी और इनको देखना कैसे है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस दैट हाउ टू सी दीज लाइंस एंड हाउ टू रिप्रेजेंट देम। ठीक है, तो चलो अब ये करते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास ये दो पर्टिकुलर लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने क्या कह दिया x, वर्टिकल लाइन को मैंने क्या कह दिया y। और मैंने कहा कि अब जो भी यहां पर लाइन बनेगी वो आपको बताएगी कि y और x आपस में कैसे रिलेटेड है, इनके बीच में रिलेशन कैसा है। तो देखो, अगर मेरा ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मैंने ये सारे पॉइंट्स देखने, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये मतलब ये सारे पॉइंट्स मेरे एक्स वाई का रिलेशन बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब मेरा ये एक्स है, जब मेरा ये एक्स है, तो उस टाइम मेरी वाई की वैल्यू ये है। फिर जब मेरा ये एक्स है, तो मेरी वाई की वैल्यू ये वाली है। फिर जब मेरा ये वाला एक्स है, तो मेरे वाई की ये वाली वैल्यू। क्या पता लग रहा है इससे? नहीं नहीं, देखो सबसे बड़ी बात कि आपने ना यहाँ पे ना ये देखना है कि ये क्या दिया हुआ है, वाई क्या दिया हुआ है। वाई जरूरी नहीं है कि वो डिस्टेंस हो, वाई कुछ भी हो सकता है। अभी वाई इज एनी क्वांटिटी, अभी वाई जो है वो क्या है, एनी क्वांटिटी। तो अगर वाई एनी क्वांटिटी है, तो इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि विद चेंज इन एक्स, मैं जैसे जैसे एक्स को बदल रहा हूं, विद चेंज इन एक्स, वाई इज कांस्टेंट। विद चेंज इन एक्स वाई इज कांस्टेंट। मतलब मैं एक्स तो बदल रहा हूं पर वाई चेंज नहीं हो रहा, मैं एक्स तो बदल रहा हूं पर वाई चेंज नहीं हो रहा। अब मैंने क्या बोला आपको कि आपने ना जब भी ग्राफ देखना है, तो ये जो y है और ये जो x है, इसको ध्यान से देखना है कि मेरे को y और x क्या दिए, कि कुछ भी हो सकते हैं। y एंड x कैन बी एनी क्वांटिटी। why? बिकॉज यहां पर जब आप पढ़ रहे हो, तो एक क्वांटिटी को जब पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो कि वो दूसरी पे कैसे डिपेंड कर रही है। यहां पर क्वांटिटी फोर्स टाइम के साथ कैसे डिपेंड कर रही है, वो भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी पोजीशन टाइम के साथ कैसे डिपेंड कर रही है, वो भी हो सकता है। आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे डिपेंड कर रही है, वो भी हो सकता है। आपका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, या आपका जो चार्ज है वो विद टाइम कैसे मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको देखनी पड़ेगी कि मेरा एक्स कौन सी क्वांटिटी और मेरा वाई कौन सी क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे ये गिवन जगह पे लिखता हूं पोजीशन, और यहां पे मैं लेता हूं टाइम, तो अब मैंने एक्स और वाई को डिफाइन कर दिया कि मेरा एक्स टाइम है और मेरा वाई क्या है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये मैं हूं और मेरा एक दोस्त है। तो मैं तो खड़ा हूं और मेरा दोस्त क्या कर रहा है, ऐसे आगे जा रहा है, और मेरा दोस्त आगे जा रहा है इन स्ट्रेट लाइन अलोंग वन डायरेक्शन। तो वो जो है वो 1D मोशन में जा रहा है। तो जब 1D मोशन में जा रहा है, तो सिर्फ उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। आपको पता है कि एक्स होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है। तो 1D में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट, वो सीधा जा रहा है। अब ये मैं जो उसको देख रहा है उसको कहते हैं ऑब्जर्वर। जो मैं देख रहा हूं उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर को मैं जहां रख रहा हूं उस जगह को मैं कहता हूं ओरिजिन। उस जगह को मैं क्या कहता हूं, ओरिजिन। तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं वहां पे कह दूंगा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब साफ है, मैं खड़ा हूं या कोई भी खड़ा है। ओरिजिन का मतलब जहां से हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां से हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, ओरिजिन। हाँ जी, समझ गए इस बात को? तो मैं मतलब हम यहाँ पे वर्ड बोलते हैं ओरिजिन, पर ओरिजिन का अगर सीधा मतलब निकाले फिजिक्स विद देसी भाषा ना गल करिए, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जर्वर। दो चीज़ां होती हैं। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, तब मोशन, देखो मोशन जो है ना वो एक रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म कैसे, कि अगर अभी राइट नाउ आप इस गिवन बॉडी को देखते हो, ये बॉडी को, तो ये मेरे हाथ पे है और ऐसी पड़ी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, ये रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे, क्योंकि ये तो हिल ही नहीं रही। पर अगर अभी हम यहां से स्पेस में चले जाएं, अर्थ से बाहर निकल जाएं और अर्थ से बाहर निकल के देखें
तो अर्थ घूम रही है, अर्थ मूव कर रही है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, अर्थ क्या कर रही है, सन के आसपास घूम रही है। तो आप जब स्पेस में जाके देखोगे तो वो अर्थ आगे जा रही है, तो अगर अर्थ आगे जा रही है तो ये बॉडी भी क्या करेगी, मूव करेगी। तो बाहर जाके आपको यही बॉडी मूव करती नजर आएगी। आप अपने दोस्त के साथ, अब जैसे ये पूरी की पूरी ये बिल्डिंग, अगर हम कहें कि ये एक पूरा कैबिन है और हम सब इस कैबिन में बैठे हुए हैं, और ये कैबिन एक ट्रेन की वो बोगी है, और ये ट्रेन की बोगी ऐसे आगे जा रही है, पर इसके अंदर हमें वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, क्योंकि बड़ी अच्छी मशीन बनाई हुई है, हमें कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही, और ये आगे जा रही है, तो हमें तो ये लगेगा हम सब किस पे हैं, रेस्ट पे है। पर कोई बाहर से हमें देखेगा तो वो क्या कहेगा, हम किस में हैं, मोशन में है। तो ये जो रेस्ट और मोशन का जो गिवन टर्म है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं आपको देख रहा हूं तो आप रेस्ट पे हो, पर अगर मैं बाहर हूं ऑब्जर्वर और आप इस कमरे में और ये कमरा आगे जा रहा है, तो आप किस में हो, मोशन में हो। तो यहाँ पे एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है जहां से आप मोशन को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, लेटर से वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ऐसे आगे जा रहा है, और जब वो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो उसकी ये पोजीशन विद टाइम, उसकी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज हो रही है। जैसे जैसे आगे जा रहा है उसकी पोजीशन विद टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये पोजीशन का मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर है, आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितनी दूर है। तो लेटर से ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका फ्रेंड है, और आपने नोटिस किया कि आपका फ्रेंड अभी आपसे 5 मीटर दूर है, आपका फ्रेंड आपसे भी 5 मीटर दूर है। अच्छा, अब आपने थोड़ी देर बाद नोटिस किया, ये आपने ये ग्राफ बना दिया और आपने उसके मूवमेंट को नोटिस किया। तो आपने नोटिस किया कि जब टाइम ये 5 सेकंड है, जब टाइम 5 सेकंड है, तो आपका दोस्त जो है वो आपसे 5 मीटर दूर है। फिर आपने नोटिस किया कि 10 सेकंड टाइम हो गया, 10 सेकंड, तो आपका दोस्त आपसे कितना दूर है, 5 मीटर। फिर ये 15 सेकंड, तो आपका दोस्त आपसे कितना दूर है, 5 मीटर। क्या मतलब है, आपका दोस्त रेस्ट पे है। आपके अकॉर्डिंगली, ओरिजिन के अकॉर्डिंगली आपका दोस्त किस पे है, रेस्ट पे है। तो यहां पर ये बात होगी कि ये जो बॉडी है ये किस पे है, रेस्ट पे है। ये बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। पर रट्टा नहीं मारना। क्यों नहीं रट्टा मारना, क्योंकि अगर मेरा ग्राफ ये है, वेलोसिटी एंड टाइम। अब वेलोसिटी का मतलब कि आप जो ग्राफ बना रहे हो वो पोजीशन का नहीं बना रहे, आपका दोस्त का है उसका नहीं बना रहे, आपके दोस्त की वेलोसिटी क्या है, वो कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी, आप ये निकाल रहे हो। और अगर अब मेरा जो ग्राफ है, अगर अब मेरा ग्राफ ये वाला ग्राफ है, तो मैंने नोटिस किया कि ये 5 सेकंड पे लेटे से ये जो वैल्यू है, लेटे से ये 2 मीटर पर सेकंड है, मेरा दोस्त 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। मतलब हर सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 2 मीटर है, हर सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना है, 2 मीटर है। तो मेरा दोस्त 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो ये मैंने नोटिस किया कि ये 10 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, मैंने नोटिस किया कि ये 15 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड। तो टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये डिस्टेंस, ये जो वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इमोशन क्या है, ये मैं कहूंगा कि मेरा जो दोस्त है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ में क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। पोजीशन टाइम में आपका ग्राफ आपको कह रहा था रेस्ट, वेलोसिटी टाइम में वही ग्राफ आपको क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। तो आपने ना ये समझना है कि आंसर जब भी देना है तो सबसे पहले चेक करना है कि व्हाट इज ऑन वाई एंड व्हाट इज ऑन एक्स, एंड व्हाट इज ऑन वाई व्हाट इज ऑन एक्स के हिसाब से अपना आंसर देना है। पर जब ग्राफ देखना है, तो मैं अभी ये बता रहा हूं कि ग्राफ देखना कैसे है। जैसे वाई और एक्स है और आपका ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ ऐसा है, तो अगर ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये आपका ग्राफ ऐसे है, या आपने नोटिस किया कि आपका जो ग्राफ है इसमें ये आपने y प्लॉट किया है और ये आपका x प्लॉट किया है, और आपका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब y जो है वो यहाँ पे विद x चेंज नहीं हो रहा। फॉर गिवन x y इज कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि फॉर गिवन x y इज कांस्टेंट। हाँ जी, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर मैं इस ग्राफ को फिर देखूं, अब मेरे पास ये y एक्सिस है, ये मेरे पास
एक्स एक्सिस है, और अब मैं इस ग्राफ को फिर दोबारा से ऑब्जर्व करूं और मेरा लेटर से जो ग्राफ है वो ऐसे आ गया, ये ग्राफ आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा था कि ग्राफ के ऊपर जो लाइन आती है उसके पॉइंट्स होते हैं जो एक्स और वाई को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो मैंने ये पॉइंट देखा, तो मैंने देखा यार इस पॉइंट पे ये मेरा एक्स है और उस एक्स पे ये मेरा वाई बन रहा है। फिर अगर मैं इसी ग्राफ पे एक और पॉइंट लूं तो ये वाले पॉइंट पे ये मेरा एक्स है और उस एक्स पे ये मेरा क्या बन रहा है, वाई बन रहा है। फिर मैंने ग्राफ पे एक और पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे ये मेरा एक्स है और उस एक्स पे ये मेरे पास क्या बन रहा है, वाई बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मेरा एक्स बदल रहा है वाई की वैल्यू भी क्या कर रही है, बदल रही है। और मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि एज एक्स इंक्रीजेस वाई ऑल्सो इंक्रीजेस। ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप इस लाइन पे जा रहे हो x1 x2 बढ़ गया x1 से, x3 बढ़ गया x2 से, और ऐसे ही y का भी हो रहा है कि जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर। हाँ जी ठीक है, क्लियर है ये बात। x बढ़ रहा है तो y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो विद इंक्रीज इन x y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यार तू जाना सी, वेरी गुड यार, बड़ी अच्छी गल है। फिर तो ਅਸੀਂ अच्छा पढ़ा रहे कि तू भूल गया। ਬਹਿ ਜਾ ਹੋਰ 5 ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਚਲ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ਬਣਿਆ, व्हेन दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप देख रहे हो, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करूं, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करूं, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर मैंने लिए 2 पॉइंट्स। इस लाइन पे मैंने क्या लिए, 2 पॉइंट्स। और जब मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए तो एक पॉइंट पे ये आपका x है और उसी पॉइंट पे ये आपका y है, और दूसरे पॉइंट पे ये आपका x है और उसी पॉइंट पे ये आपका क्या है, y है। और अगर मैं अब ये जो लाइन बनी, ये जो लाइन मेरे पास बनी, अगर मैं इस लाइन को एक ट्राइंगल की तरह रिप्रेजेंट करूं, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको अगर मैं ट्राइंगल की तरह रिप्रेजेंट करूं, ये जो लाइन बन रही है इसको अगर मैं ट्राइंगल की तरह रिप्रेजेंट करूं, तो ये जो लाइन है ये विद हॉरिजॉन्टल एंगल बना रही है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कर रही है, एंगल बना रही है। और अगर मैं यहां पे tan ऑफ दिस एंगल निकालूं, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, ये tan ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये बन गया परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया, बेस। तो ये जो tan बन गया, ये बन गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। और अगर मैं इस परपेंडिकुलर को देखूं तो ये मेरे पास देखो, ये है y2 माइनस y1, दिस इज चेंज इन y एक्सिस, ये है y2 माइनस y1। और अगर मैं इस बेस को देखूं, ये देखो ये जो बेस है, तो ये बेस क्या है, दिस इज x2 माइनस x1। तो ये जो बेस है ये मेरे पास आ गया x2 माइनस x1, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मेरे पास ये बन गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर आप ध्यान से देखो, ये पता क्या है, आपका जब x बदल रहा है तो y भी बदल रहा है। आपने देखा ना कि मेरा x बदला तो y भी बदला। पीछे क्या था, x बदल रहा था पर y क्या था, कांस्टेंट। अब आप क्या देख रहे हो कि x बदला तो y भी बदल गया। अब आप देखना चाहते हो कि यार x इतना बदला तो y कितना बदला, x इतना बदला तो y कितना बदला। तो ये जो कंपैरिजन है कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ये जो डेल्टा साइन है इसको हम चेंज कहते हैं। तो ये जो डेल्टा है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, तो ये जो डेल्टा साइन है, दिस इज चेंज इन y ओवर चेंज इन x, दैट इज व्हाट, दैट इज tan थीटा। तो क्या है, tan थीटा। तो ये जो tan ऑफ थीटा है ये क्या हो गया, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। और थीटा अगर आप ध्यान से देखो तो इस ग्राफ में थीटा क्या है, लाइन जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है, लाइन जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है। समझ रहे हो बात को। तो ग्राफ में एक y हो गया, एक x हो गया, वो तो हो ही गया, पर अब कुछ और भी चीजें हैं। ग्राफ को जब आप देखते हो ना, तो एक ग्राफ में ना 4-5 चीजें निकल के आती हैं, 4-5 थिंग्स यू कैन टेक आउट फ्रॉम अ ग्राफ। पहला तो आपने देखा कि y x पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ओके। अब आप देखोगे कि जब x बदल रहा है तो y कैसे बदल रहा है, तो चेंज इन y ओवर चेंज इन x। वो क्या होगा, उस ग्राफ की जो लाइन देख रहे हो वो लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है।
अब देखो मेरे पास ये एक गिवन, ये मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल होगी। मेरा ग्राफ, ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी एंगल बना रही है। इसमें एक चीज जरा ध्यान से देखो, ये देखो, अब जैसे जैसे मैं इसको देखना, जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो अगर कोई चीज यहां पे मैंने रखी होगी तो वो नीचे आ जाएगी। ऐसे देखो, ग्रेविटी के कारण क्या करेगी, नीचे आ जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, इसकी स्लोप ज्यादा है, इस लाइन की क्या है, स्लोप। देखो ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि ये एंगल बढ़ रहा है, पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंगल बढ़ने पे क्या हो रहा है, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से स्लोप, स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पढ़ा हुआ हमने। इसके ऊपर अगर मैं कोई चीज रख दूं तो जैसे जैसे ऊपर उठाऊंगा तो ये नीचे को स्लाइड कर देगी। क्यों, हम कहेंगे इसकी स्लोप ज्यादा है। किसी चीज के ऊपर ऐसे ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना होता है तो हम कहते हैं यार ये बड़ा औखा है चढ़ना, क्यों, इसकी स्लोप ज्यादा है। स्लोप क्या है, वो जो आपकी लाइन है जिसपे आप चढ़ रहे हो, जिस लाइन, क्योंकि ये आप ग्राफ पे चढ़ रहे हो, ये आपका ग्राफ है, तो आप जिस ग्राफ पे चढ़ रहे हो वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं स्लोप। तो ये जो टैन थीटा आप देख रहे हो, इस टैन थीटा को, इस टैन थीटा को मैं क्या कहता हूं, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो इस टैन थीटा को मैं क्या कहता हूं, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो स्लोप का मतलब समझ में आया कि आपका ग्राफ है, उसकी एक लाइन है, जो ग्राफ की लाइन आप देख रहे हो, वो जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, लाइन जो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कर रही है, एंगल बना रही है, वो जो एंगल है उसका जो टैन है, टैन, उसको क्या कहेंगे हम, स्लोप। क्योंकि ये देखो, ये जो लाइन है इसका ये जितना मैं स्लोप बढ़ा दूंगा उतना ये वाई एक्स, ये चेंज इन वाई बढ़ जाएगा। देखो ये अगर मैं चेंज इन वाई 0 रख दूं, ये देखो ये जो इनके बीच में ये परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो चेंज इन वाई क्या हो गया, 0, तो स्लोप 0 है। जैसे जैसे मैं चेंज इन वाई बढ़ाता जाऊंगा, चेंज इन वाई बढ़ाता जाऊंगा तो स्लोप बढ़ती जाएगी। जितना ये चेंज इन वाई बढ़ेगा स्लोप उतनी ज्यादा होगी। और ये चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, इसको क्या कहते हैं हम, टैन थीटा। तो जितना टैन थीटा बढ़ेगा स्लोप उतनी ज्यादा होगी, मतलब जितना थीटा बढ़ेगा स्लोप उतनी ज्यादा होगी। और यहां पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहां पे हम नोटिस कर रहे हैं कि अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा इस वाली ग्राफ की स्लोप क्या है, अगर मैं आपको पूछूं बेटा इसकी स्लोप क्या है, तो आप मेरे को बता सकते हो इस लाइन की स्लोप क्या है। करो ट्राई। 0। वाई 0, क्योंकि अभी मैंने कहा कि अगर मेरी लाइन ऐसे है हॉरिजॉन्टल पे, देखो ये मेरा ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है। तो अगर मेरा ग्राफ ऐसे ही है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो वाई, चेंज इन वाई तो 0 ही हो गया, चेंज इन वाई 0 हो गया, तो इसका मतलब स्लोप 0 होगी। जितना ये ऐसे जाएगा स्लोप मेरी उतनी ज्यादा। अच्छा एक चीज, जरूरी नहीं कि हर बार मेरा ग्राफ ऊपर को जाएगा, कभी कभी ग्राफ नीचे भी जा सकता है। अगर मेरा ग्राफ नीचे गया तो मेरी स्लोप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगी। पहले ऊपर देखो, ऊपर जाना मुश्किल था, नीचे जाना आसान हो गया, उल्टा हो गया ना, अब मेरी स्लोप नेगेटिव होगी। तो ये याद रखना है कि अगर मेरा लाइन ऊपर को एंगल बनाएगा तो पॉजिटिव स्लोप, अगर मेरा लाइन नीचे को एंगल बनाएगा तो नेगेटिव स्लोप। और एंगल किसके साथ देखना है, हॉरिजॉन्टल के साथ। एंगल किसके साथ देखना है, हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहां पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मेरी स्लोप क्या है, 0। यहां पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स क्या है, 0। ठीक है जी। तो यहां तक पढ़ेंगे, कल इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये समझ में आ गया, पक्का।